नमस्कार। आज हम वास्तुशास्त्र की चर्चा करते हैं। वास्तुशास्त्र का जहाँ पर शुरुआत होता है तो उसमें बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं कि घर कौन से मुख का हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, और घर की संरचनाएं किस तरह से होनी चाहिए उसके विषय में बहुत सारे विचार आते हैं कि मंदिर कहाँ पर हो, घर की सोफ़ा कहाँ पे हो, घर में लगे हुए बेड कहाँ पे हो, तिजोरी कहाँ पे हो, अन्य सारी बातें बहुत सारी जो हैं वो हमारे मन में विचार आती हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी चीज़ें कहाँ पर आएँ। और वास्तुशास्त्र का जो मूल अर्थ होता है वो होता है कि ऊर्जा शक्ति की प्राप्ति करना, कि हमें किस तरह से ऊर्जा शक्ति ज़्यादा मिले, उसी का नाम है वास्तुशास्त्र। यानी कुल मिलाकर के ये हुआ कि हम जिस घर में सुख शांति के साथ रहते हैं उस घर में सुख शांति और किस तरह से बढ़े, और वहाँ पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं फैलती हैं वो किस तरह से समाप्त हो, इसके विषय में हमें जो है कि ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए हम अनेक अनेक तरह से प्रयास भी करते हैं कि हमारे घर में किस तरह से हमारा वास्तुशास्त्र ठीक हो और घर में सुख शांति बनी रहे। और प्राचीन काल के समय पर जो घर बनते थे वह ज़मीन पर ही नॉर्मली बनते थे, यानी ग्राउंड फ्लोर ही बनते थे, प्लस या टू होते थे। पर आजकल तो जो है कि अब बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं, फ्लोर वाइज बनने लगे हैं। ग्राउंड फ्लोर से लेकर के अब तो 50 माले तक की भी बिल्डिंगें बनने लगे हैं। तो ऐसे समय में वास्तुशास्त्र की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है हमें कि किस तरह से हम वास्तुशास्त्र के माध्यम से अपने घर के सही दिशा और आंतरिक जो उसकी व्यवस्थाएं हैं उसे हम किस तरह से सही करें जिससे कि हमारा जो जीवन है वो सुखमय बना रहे। परंतु इन सब बातों के अलावा सबसे पहले तो यह आता है कि जिस स्थान पर मकान बनने वाला है अथवा बिल्डिंग बनने वाली है, जिस जगह पर, जिस भूखंड पर, वो भूखंड भला किस प्रकार से है वह जानना बहुत जरूरी होता है। और उसकी शुद्धि अथवा अशुद्धि का पता किस तरह से चलेगा, अथवा वह जमीन हमारे लिए कितना लाभदायक है, कितना ही हमारे लिए फायदेमंद है, ये जानना जो है कि परम आवश्यक होती है। तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे जो प्रयोग हैं वो हम आपको बताते हैं कि हम जिस भूखंड को लेते हैं, जिस प्लॉट को लेते हैं, तो हमें उसका परीक्षण करने के लिए कई तरह के उपाय हैं। तो जैसे एक उपाय बताते हैं साधारण सा कि हमारा जो भूखंड है उस भूखंड के मध्य में पहले तो जिसके नाम का भूखंड है, जो भूखंड स्वामी है, उसके हाथ के द्वारा एक हाथ की जो वहाँ पर गड्ढा खननी चाहिए, 1 फुट लंबाई गुणे चौड़ाई, उसे खड्डा खोदनी चाहिए। और खड्डा खोदने के बाद हमें वहाँ से 10 कदम पीछे की तरफ चलना चाहिए और फिर 10 कदम आगे की तरफ आना चाहिए। और उसके बाद हमें ये देखना है कि वो जो मिट्टी हमने निकाल के रखी है गड्ढे की, उन मिट्टियों को हम पुनः उसके अंदर भर देवें। यदि भरने पर उन मिट्टियों के यदि मिट्टी अधिक हो जाती है तो वह भूखंड सर्वोत्तम होता है। यदि मिट्टी हम पूरी तरह से दबा करके भरने के बाद भी बिल्कुल स्थानांतरण सामान्य स्तर पर रह जाता है तो वह जो है कि मध्यम स्तर की भूमि हुई। यदि मिट्टी उसके अंदर कम पड़ जाती है तो वह जो है कि निम्न स्तर की, सामान्य स्तर की भूखंड माना जाता है। दूसरा प्रकार यह है कि उस जो एक गड्ढे को हम खोदते हैं और उस गड्ढे के अंदर हमें पहले पानी भर देना चाहिए। तो पानी कितना भरना चाहिए कि जिससे कि पूरा गड्ढा पानी से भर जाए और फिर 10 कदम हम पीछे चलें, 10 कदम आगे आ जाएं। और आने के बाद हम देखते हैं कि जो गड्ढे में भरा हुआ पानी है क्या पूरी तरह से सूख चुका है। यदि सूख चुका है तो सामान्य स्तर का भूखंड हुआ। यदि गड्ढे के अंदर जो भरा हुआ जल है वह धीरे धीरे सूख रहा है, इसका अर्थ है मध्यम स्तर का वह हुआ। यदि उस गड्ढे के अंदर भरा हुआ जल सूख नहीं रहा है, अधिक से अधिक पानी उसके अंदर भरा हुआ है, तो उसका अर्थ हुआ कि बहुत ही श्रेष्ठ तरह की वह जमीन हुई, वो बहुत ही लाभदायी हुआ। उस जगह पर जो लोग भी रहेंगे
उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चाहे उस स्थान पर घर बने, कार्यालय बने, कारखाना बने या अन्य कोई वस्तुएं बने, तो वहाँ पर जो भी कार्य करने वाले रहने वाले लोग हैं उन सभी लोगों के लिए लाभदायक होगा। अब उसके अंदर विचार ये आता है कि जहाँ पर हम गड्ढा खोदते हैं तो उन गड्ढों में से निकलता क्या है, क्या भुरभुरी मिट्टियाँ निकलती हैं, कंकड़ निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं या बाल निकलते हैं, हड्डियाँ निकलती हैं, तो सबके अपने अपने प्रभाव होते हैं। यदि मान लीजिए अधिक से अधिक भुरभुरी मिट्टियाँ निकलें तो अत्यधिक लाभदायक है, यदि कंकड़ पत्थर इत्यादि निकले तो सामान्य है, यदि उसके अंदर से हड्डियां निकलते हैं, बाल निकलती हैं, अनावश्यक चीजें निकलती हैं तो सामान्य स्तर का भूखंड माना जाएगा। और दूसरी बात एक और है कि उस स्थान की मिट्टी का प्रभाव किस तरह से है, क्या मिट्टी वह लाल है, पीला है, काला है, तो ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की मिट्टियां हो सकती हैं, उससे उसमें कोई दोष नहीं होता है। परंतु एक बात अवश्य है कि उस मिट्टी का सुगंध कैसा है। यदि उस मिट्टी का सुगंध बहुत ही अच्छा आ रहा है तो बहुत ही श्रेष्ठ भूखंड है। यदि मध्यम स्तर का है कि उसमें से कोई सुगंध नहीं है, कोई दुर्गंध भी नहीं है, तो भी ठीक है। यदि उस मिट्टी में से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही हो तो इसका अर्थ ये होता है कि वो सामान्य स्तर के भूखंड हुआ। तो ये भूखंड परीक्षण के एक छोटे छोटे उपाय हैं, और भी बहुत सारे उपाय हैं, आगे बताते रहेंगे, लेकिन ये जो उपाय हैं बहुत ही लाभदायक हैं। इससे हम भूखंड का परीक्षण कर सकते हैं, और भूखंड अगर अच्छा होगा तो उसके ऊपर बनने वाली जो इमारत है वो भी श्रेष्ठ होगा, उस स्थान पर रहने वाले कार्य करने वालों के लिए भी श्रेष्ठ होगा। तो यह एक प्रकार का यह वास्तु परीक्षण, भूमि परीक्षण का, भूमि शोधन का एक साधारण सा उपाय है। आगे फिर हम जो है कि अन्य उपायों के साथ में, अन्य प्रयोगों के साथ में, अन्य जानकारियों के साथ में आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।